हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आपको मैंने समझाया कि कैश बुक किस प्रकार से रखी जाती है, कौन कौन सी कैश बुक होती है, उसमें लेखा कैसे होता है, लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे होती है। तो अब समय है कुछ प्रश्न का जिनका जवाब आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा और पुनः इसे प्रारंभ करके इसका जवाब भी आपको मिल सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए जरा, रोकड़ बही से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले रोकड़ बही के प्रकार बताइए। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रखें। रोकड़ बही की जो पद्धति है वह केवल 3 प्रकार की है: सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमर कैश बुक और 3 कॉलमर कैश बुक। लघु रोकड़ बही को इसमें शामिल नहीं करें। नेक्स्ट है, विपरीत प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 कॉलम कैश बुक में जब किसी व्यवहार की दोहरा प्रविष्टि पूर्ण हो जाती है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि। नंबर 3, किन लेन देनों की दोहरी प्रविष्टि रोकड़ बही में ही पूर्ण हो जाती है। तो आपको समझना है कि यहाँ 3 कॉलम कैश बुक की बात हो रही है और 3 कॉलम कैश बुक के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री किन व्यवहारों की होती है आपको ध्यान रखना है। सुनिए ध्यान से। बैंक में राशि जमा करवाने पर प्रविष्टि होती है बैंक टू कैश। बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए जब राशि निकाली जाती है तो हम करते हैं कैश टू बैंक। और एक व्यवहार और है, यदि चेक जो हमें प्राप्त हुआ है उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया है और आने वाले दिनों में जमा करवाया है तो उसकी एंट्री भी क्या होगी, बैंक टू कैश। तो ये 3 व्यवहार ऐसे हैं जिनकी की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। नेक्स्ट है, निजी उपयोग के लिए व्यवसायी ने अपनी पुत्री को 2000 रुपये का चेक दिया। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में लेखा बताइए। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रविष्टि याद होनी चाहिए या समझनी चाहिए। पहली बात, निजी उपयोग के लिए राशि निकाली या चेक दिया, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। अब टू में क्या लिखोगे, अगर नगद राशि दी है टू कैश, अगर आपने चेक दिया है तो टू बैंक। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हम क्या एंट्री करेंगे, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के सीआर पक्ष में लिखेंगे क्या, बाय ड्राइंग्स। रोकड़ बही का शेष हमेशा कौन सा होता है और क्यों। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट क्यों होता है। तो पहली बात, रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितनी राशि या कैश हमारे पास में है उससे अधिक हम खर्च नहीं कर सकते, तो इसलिए रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक अधिविकर्ष होने पर रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष कौन सा होगा। यह आपको ध्यान रखना है कि बैंक कॉलम जो है वो चालू खाते का रिप्रेजेंट करता है। तो बैंक कॉलम का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। तो प्रश्न को फिर समझ लीजिए कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ऐसी स्थिति में बैंक का शेष कौन सा होगा, क्रेडिट शेष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। रमेश ने महेश से 1100 रुपये का चेक प्राप्त किया। रमेश किस खाते को डेबिट करेगा। ध्यान से पॉइंट को सुनिए। रमेश हम व्यवसायी हैं, तो चेक किससे प्राप्त कर रहे हैं, महेश से। तो महेश से चेक प्राप्त किया है, इससे कौन सा खाता डेबिट होगा। ध्यान रखें कि जब तक चेक बैंक में नहीं जाता है तब तक उसे हम कैश के रूप में काम में लेते हैं। तो प्रविष्टि में क्या होगा, किस खाते को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को, न कि बैंक अकाउंट को। हम भूल से क्या करते हैं कि चेक देखते ही बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं करें।
जब तक चेक हमारे पास में है कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7 में, यदि चेक उसी दिन बैंक में जमा करवाया होता तो किस खाते को रमेश डेबिट करेंगे। डेफिनेटली अब समझ गए होंगे कि चेक अगर उसी दिन बैंक में चला गया होता तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोकड़ी माल विक्रय का प्रारंभिक लेखा किस बही में किया जाता है। तो बात को समझना है कि रोकड़ बही भी प्रारंभिक लेखे की ही बही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, क्योंकि कैश गुड सेल्ड है तो हम क्या करेंगे, रोकड़ बही में प्रविष्टि होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोकड़ बही व रोकड़ खाते में दो अंतर बताइए। बहुत ही सरल बात है, कैश बुक जो है प्रारंभिक लेखे की बही है, जबकि कैश अकाउंट जो है वो लेजर का पार्ट है। और जब हम कैश बुक रखते हैं तो ऐसी स्थिति में कैश अकाउंट रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कैश अकाउंट रखते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि कैश बुक आपने नहीं रखी है, जर्नल से आप सीधी प्रविष्टि कर रहे हैं। तो इसी तरह कुछ जो इसके अंतर है वो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, शिवलाल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चालू खाता 4,500 रुपये से खोला, किस खाते को नाम करेंगे। ध्यान रखना है, चालू खाते का मतलब आप नहीं लिख देंगे करेंट अकाउंट, आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। क्लियर, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक ड्राफ्ट या चेक प्राप्त होने पर किस खाते को डेबिट करेंगे। देखिए रहा, अगर चेक या ड्राफ्ट बैंक में नहीं गया है तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप बनाइए। आसानी से आप बना सकते हैं। ध्यान रखें कि अमाउंट के 3 कॉलम बनाने हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप बनाकर अग्रलिखित प्रारंभिक शेष को लिखिए। प्रारूप बना लीजिए आप लोग। और ये देखिए, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट बैलेंस को डेबिट में लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी लिखिए, राशि कैश में लिखिए। बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 रुपये बाय बैलेंस बीडी, और अमाउंट कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है, बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए 3,000 रुपये निकाले, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में लिखा कीजिए। बैंक से राशि निकाली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप क्या करोगे, टू बैंक लिखिए, राशि कैश में लिखिए, LF कॉलम में C लगाइए और क्रेडिट पक्ष के अंदर भी इस तरह से एंट्री कर दीजिए। क्या लिखेंगे, बाय कैश लिखिए, बैंक में राशि लिखिए, LF कॉलम में C लिखिए। कैश बुक में जो भी हमने पढ़ा है उसी में से कुछ प्रश्न निकल के आते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे ही कुछ प्रश्न और देखिए, जब रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष डेबिट है तो पासबुक का शेष कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, हमारे पास में कैश बुक है और बैंक जो भी लेन देन करता है हमारी तरफ से वह पासबुक में उसकी एंट्री करता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि रोकड़ बही का शेष बैंक कॉलम का है वह कौन सा है, डेबिट, तो ऐसी स्थिति में पासबुक का जो बैलेंस है वह कौन सा होगा, क्रेडिट। क्योंकि जब बैंक हमसे राशि प्राप्त करता है तो वह एंट्री क्या करेगा, वह एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट को करेगा बाय कैश। तो बाय कैश का मतलब क्रेडिट। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान देवें कि जो पासबुक है उसका बैलेंस हमेशा कौन सा होता है, क्रेडिट। अगर ओवरड्राफ्ट हो गया है तो बैलेंस कौन सा हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा गया है रोकड़ बही के बैंक कॉलम का डेबिट शेष है तो पासबुक का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट है, जब रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष क्रेडिट है, अधिविकर्ष है, तो पासबुक का शेष बताइए। बात बहुत सिंपल है, कैश बुक का बैलेंस बैंक कॉलम का क्रेडिट है तो पासबुक का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, रोकड़ बही के किस कॉलम का शेष ज्ञात नहीं किया जाता है। मैंने आपको यह बात समझाई है और वह कॉलम कौन सा है, डिस्काउंट कॉलम। तो डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं निकालते हैं बल्कि दोनों कॉलम का अलग अलग टोटल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोकड़ बही के बट्टा कॉलम के डीआर का योग 230 रुपये और सीआर का योग 160 रुपीज़ है। बट्टा खाता बनाकर खतौनी कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। डिस्काउंट अकाउंट बना दीजिए। डिस्काउंट के डेबिट का योग डेबिट में लिखिए, क्रेडिट का योग क्रेडिट में लिखिए और लिखना क्या है आपको, सैंड्रीज एज पर कैश बुक। नेक्स्ट है, तीनों खाने वाली रोकड़ बही बनाने पर कौन से खाते खाता बही में नहीं बनाए जाते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, 2 कॉलम ऐसे हैं जिसमें अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसकी खतौनी भी वहीं पूरी हो जाती है और प्रारंभिक लेखा भी वहीं पूरा हो जाता है। इसलिए लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोकड़ बही के बैंक कॉलम के डीआर का योग 11,500 रुपये है। सीआर का योग रुपये 13,500 रुपये है। शेष को रोकड़ बही में किस प्रकार लिखेंगे। ध्यान से देखिए, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड का योग अधिक है, डेबिट साइड का योग कम है और दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2000। अब इसको कहाँ लिखेंगे एंड में, इसको लिखेंगे डेबिट में, टू बैलेंस सीडी। ध्यान रखिए, जब ओपनिंग के अंदर बैलेंस लिखते हैं तो हम लिखते हैं बीडी और एंड में जब बैलेंस निकालते हैं तो लिखते हैं सीडी। यहाँ पर सीआर का अधिक है, डीआर का कम है, तो डीआर में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और राशि बैंक कॉलम में। बैंक अपने ग्राहक की जमाओं व आहरण का लेखा किसमें करेगा। बैंक जो भी एंट्री हमारे लेन देन की करता है हमें एक बही देता है या बुक देता है जिससे हम कहते हैं पासबुक। पासबुक के अंदर उसकी एंट्री होती है, तो इसका जवाब क्या है, पासबुक। नेक्स्ट है, लघु रोकड़ बही किसे कहते हैं। आप बता सकते हो कि व्यवसाय में छोटे मोटे खर्चों के लिए एक बही रखी जाती है जिसे कहते हैं लघु रोकड़ बही। इसके अंदर उन व्यवहारों का लिखा किया जाता है जो कम राशि के होते हैं। नेक्स्ट, फुटकर रोकड़ बही का शेष हमेशा कौन सा होता है। तो कैश बुक ये भी है, कैश बुक पेटी कैश बुक भी है, तो दोनों का ये बैलेंस हमेशा कौन सा होगा, डेबिट, क्योंकि फुटकर रोकड़िया भी कैश जो उसको प्राप्त हुई है उससे अधिक खर्च नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, लघु रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति क्या है। अग्रदाय का मतलब एडवांस में दिया है, तो अग्रदाय पद्धति क्या है, जब मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िए को खर्चे होने से पहले ही महीने के प्रारंभ में अग्रिम राशि दे देता है। यह भी हो सकता है कि अगर महीने के बीच में ही राशि खत्म हो गई है तो उसको और एडवांस मिल जाता है, तो इसे कहते हैं अग्रदाय पद्धति। अग्रदाय पद्धति किस रोकड़ बही में प्रयुक्त की जाती है, बता सकते हो आप, लघु रोकड़ बही में। नेक्स्ट है, मुख्य रोकड़िया जब लघु रोकड़िए को अग्रिम राशि देता है तो क्या प्रविष्टि होती है। जानते हैं हम अच्छी तरह से, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री मुख्य रोकड़िए की यहाँ पर ही होती है। लघु रोकड़िए की यहाँ पर लघु रोकड़ बही होती है लेकिन वह सहायक बही के रूप में होती है। नेक्स्ट देखिए, लघु रोकड़िया जब खर्चे करता है तो क्या प्रविष्टि होती है। लघु रोकड़िया खर्चे करता है तो प्रविष्टि हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। याद रखिए आप लोग, इसीलिए पेटी कैश में हम लिखते हैं बाय एक्सपेंडिचर या पर्टिकुलर खर्चा लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, 3 काल्पनिक सौदों से लघु रोकड़ बही बनाकर लेखा कीजिए। यह आप कर सकते हैं, कोई भी व्यवहार सोचिए और व्यवहार को लघु रोकड़ बही का फॉर्मेट बनाइए और उसमें लिख दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी माह में लघु रोकड़िए ने 360 रुपये खर्च किए, रुपये 240 शेष रहे। क्लियर, वह मार्च में अग्रिम राशि प्राप्त करेगा। देखिए, महीने के एंड में लघु रोकड़िया मुख्य रोकड़िए को बताता है कि इतना खर्चा महीने में हो गया है, तो अगले महीने में उतनी ही राशि उसे एडवांस में मिल जाती है। तो यहाँ पर राशि कितनी आएगी, 360 रुपये। तो ये थे कुछ रोकड़ बही के प्रश्न जिन्हें परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त भी आपको ध्यान रखना है कि रोकड़ बही को अच्छी तरह समझना है, छोटे छोटे प्रश्न का जवाब भी आपको आना चाहिए।
प्रिय विद्यार्थियों, रोकड़ बही ये सीरीज अब समाप्त होती है। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया है कि मैं आपको कैश बुक की बारीक से बारीक चीज़ें समझा सकूं और आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। बने रहिए मेरे साथ में। यदि आपको यह सीरीज पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को अन्य विद्यार्थियों तक शेयर अवश्य कीजिए। मैं शीघ्र ही आपके समक्ष एक नई सीरीज के साथ में उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।